हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की। और मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इसके पहले के तीनों सीजन्स ऑलरेडी देख चुके होंगे, इसलिए आपको अंदाज़ा है कि ये एनिमे किस लेवल का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं एपिसोड की कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है टेम्पेस्ट सिटी से, जहां पर सब कुछ काफी पीसफुल दिखाया जाता है। अलग अलग लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और पूरा माहौल काफी ज्यादा लाइवली लगता है। तभी हमारी नजर पड़ती है सूना पर, जो अपने हाथ में कुछ लिए हुए इधर उधर घूम रही होती है। दरअसल वो रिमुरु को ढूंढ रही होती है और हर किसी से पूछ रही होती है कि क्या उन्होंने उसे कहीं देखा है। इसी बीच उसकी मुलाकात शियोन और डियाब्लो से होती है। वो दोनों से भी वही सवाल करती है, लेकिन उन्हें भी रिमुरु के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो बताते हैं कि उन्होंने सुबह से रिमुरु को देखा तक नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि रिमुरु कहीं और ही बिजी है। अब सीन बदलता है और हमें रिमुरु दिखाई देता है, जो एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर पूरे शहर को देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए हमें बताता है कि ये जगह पहले सिर्फ एक छोटा सा गॉब्लिन विलेज हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक टाउन बना और अब वो इसे एक पूरी कंट्री में बदलना चाहता है। एक ऐसी जगह जहां हर रेस के लोग, चाहे वो डीमंस हों, गॉब्लिन्स हों या ह्यूमंस, सब मिलजुल कर शांति से रह सकें। वो ये भी एडमिट करता है कि इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके पीछे उसकी बहुत मेहनत और प्लानिंग लगी है। अलग अलग स्पीशीज को साथ लाना और एक सिस्टम के अंदर मैनेज करना कोई सिंपल काम नहीं था, लेकिन अब उसका लक्ष्य इससे भी आगे बढ़ने का है। थोड़ी देर बाद रिमुरु पेड़ से नीचे उतरता है और डिसाइड करता है कि अब उसे अपने टाउन के अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वो शहर में एंटर करता है, लोग उसे देखते ही ग्रीट करने लगते हैं। हर कोई उसे बहुत रिस्पेक्ट और खुशी के साथ गुड मॉर्निंग बोलता है और रिमुरु भी सबके साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बात करता है। चलते चलते वो एक दुकान के पास पहुंचता है, जहां एक शॉपकीपर उसे बुलाता है और कुछ फ्रेशली बना हुआ खाना ऑफर करता है। रिमुरु भी मना नहीं करता और उसे टेस्ट करता है। जैसे ही वो खाता है, तुरंत रिएक्शन देता है कि खाना काफी टेस्टी है और परफेक्टली हॉट भी है। इसके बाद हमें शहर के बाकी रेजिडेंट्स दिखते हैं। ह्यूमंस, एल्व्स, डीमंस, सभी लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के रह रहे होते हैं। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि टेम्पेस्ट अब एक आइडियल सोसाइटी बनती जा रही है। फिर सीन एक बार फिर चेंज होता है, जहां कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए दिखाई देते हैं। यहां हमें पता चलता है कि वो लोग एक रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, जो पूरे टाउन को बाकी जगहों से जोड़ने वाला है। मतलब डेवलपमेंट अब एक नए लेवल पर जा रहा है। और तभी वहां पर रिमुरु भी पहुंच जाता है और उन लोगों से बात करना शुरू करता है। रिमुरु वहां पहुंचकर बताता है कि वो सबके लिए कुछ खास लेकर आया है। ये सुनते ही वहां काम कर रहे लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप हमेशा हमारे बारे में सोचते हो और हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। रिमुरु हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि यहाँ काम कितना आगे बढ़ा है। इस पर वर्कर्स उसे बताते हैं कि रेलवे स्टेशन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। साथ ही शहर में और भी कई प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन फेज में है। ये सुनकर रिमुरु काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब ट्रेन चलना शुरू होगी। उसका सपना है कि अलग अलग शहर आपस में कनेक्ट हों, ताकि लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें और डेवलपमेंट और तेजी से बढ़े। तभी वहां मौजूद एक और आदमी बोलता है कि रिमुरु समा, डंजन का काम भी काफी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है। रिमुरु जवाब देता है कि उसने इसके बारे में सुना है और ये भी पता चला है कि डंजन के 90th फ्लोर पर एक तरह का रेस्ट एरिया या पब जैसा कुछ बनाया गया है। वो आगे बताता है कि अगर कोई वहां तक पहुंच जाता है तो उसे आराम करने का मौका मिलेगा और वहां मौजूद एल्व्स उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। कुछ तो लिटरली इमेजिन करने लगते हैं और मजाक मजाक में बोलते हैं कि यार, हम यहाँ काम क्यों कर रहे हैं, हमें भी डंजन एक्सप्लोर करने जाना चाहिए था। अब सीन अचानक बदलता है और हमें एक अलग जगह पर ले जाया जाता है, जहां एक ह्यूमन और एक गॉब्लिन सोल्जर के बीच बहस चल रही होती है। वो ह्यूमन गुस्से में होता है और कंप्लेन कर रहा होता है कि डंजन में जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। वो कहता है कि वो लोग दूसरे फ्लोर तक भी क्लियर नहीं कर पा रहे और इसके लिए वो सीधे सीधे दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है। वहीं गॉब्लिन सोल्जर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसे सक्सेस नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम ही खराब है। लेकिन वो इंसान उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और उल्टा उन पर चिल्लाने लगता है कि ये सब उनकी गलती है और उन्हें ही इसे ठीक करना चाहिए। तभी वहां अचानक बेनीमारू की एंट्री होती है। उसकी प्रेजेंस आते ही माहौल थोड़ा हैवी हो जाता है। वो सख्त आवाज में पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो ह्यूमन एटीट्यूड दिखाते हुए पूछता है कि तू कौन है। ये सुनते ही बेनीमारू का एक्सप्रेशन बदल जाता है और बस इतनी सी बात में ही उस इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है। अगले ही पल वो वहां से ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं,
सीधे भाग लेता है। तभी वहां रिमुरु भी पहुंच जाता है और बेनीमारू से पूछता है कि मामला क्या था। बेनीमारू कामली जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, बस वो इंसान यहाँ गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए वो सिचुएशन चेक करने आ गया। रिमुरु कहता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन असली बात क्या है। तभी वहां मौजूद गॉब्लिन गार्ड्स रिमुरु को बताते हैं कि जो आदमी अभी भागा था वो डंजन को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसका कहना था कि अंदर प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, लोग सेकंड फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पा रहे, थर्ड फ्लोर तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। रिमुरु ये सुनकर कामली जवाब देता है, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं खुद इस पर ध्यान दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रिमुरु को एक क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं। वहां एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। टॉपिक होता है स्पिरिट्स को कंट्रोल करने का। टीचर बच्चों से पूछती है कि क्या सबको समझ आया, और सारे बच्चे एक साथ हाँ में जवाब देते हैं। रिमुरु भी कैजुअली बोल देता है कि हाँ, उसे भी समझ आ गया। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। टीचर, जिसका नाम हिनाटा है, रिमुरु को पहचान जाती है। बिना कुछ ज्यादा बोले वो सीधे उसे उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है। बाहर आकर रिमुरु एक लड़की से बात करता है और हिनाटा के बारे में बताता है कि वो स्पिरिट्स को कंट्रोल करने में कितनी स्किल्ड है। वो ये भी कहता है कि जब उसने उससे बच्चों को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तब हिनाटा ने अपने लिमिटेड टाइम के बावजूद इसे एक्सेप्ट किया। यही चीज़ रिमुरु को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है कि वो बच्चों के लिए इतना एफर्ट डाल रही है। लड़की भी उसकी बात से अग्री करती है और कहती है कि बच्चों को भी उसके साथ पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। अगले सीन में हम रिमुरु को उसके पैलेस में देखते हैं। तभी उसे अचानक एक अजीब सी खुशबू आती है। क्यूरियस होकर वो स्मेल को फॉलो करने लगता है। इधर हमें डियाब्लो दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कप होता है। वो सियोन से कह रहा होता है, तुम सच में ये रिमुरु सामा को पिलाना चाहती हो? सीधे क्यों नहीं बोल देती कि तुम उन्हें खत्म करना चाहती हो? सियोन तुरंत डिफेंड करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। तभी रिमुरु वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और ये कप में क्या है। डियाब्लो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन सियोन बीच में आकर बात घुमा देती है और कहती है कि कुछ खास नहीं है। उसी वक्त सुना वहां आती है और रिमुरु को आवाज लगाती है कि वो उसे कब से ढूंढ रही थी। रिमुरु पूछते हैं कि क्या कोई जरूरी बात है। अगले सीन में सुना रिमुरु को एक जेली जैसी डिश देती है। रिमुरु उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये जरूर टेस्टी होगी। इसी बीच सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और हमें युकी दिखाई देता है, जो सीरियस टोन में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि रिमुरु को अब कुछ न कुछ शक हो चुका है। उसे लग रहा है कि उनके पीछे कोई प्लान चल रहा है। उसके साथ खड़ी एल्फ पूछती है कि क्या उन्हें कुछ टाइम के लिए अपना काम रोक देना चाहिए, लेकिन युकी मना कर देता है और कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो रिमुरु का शक और भी मजबूत हो जाएगा। फिर डिस्कशन होता है कि आगे क्या करना चाहिए। आखिर में युकी फैसला लेता है कि वो लोग डंजन को क्लियर करेंगे, चाहे उसमें रिस्क ही क्यों ना हो। एल्फ उसे वॉर्न करती है कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन युकी अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है। अब सीन वापस रिमुरु की तरफ आता है, जहां वो बाकी लोगों के साथ बैठकर उस जेली को खा रहा होता है। उसे टेस्ट काफी पसंद आता है। तभी वहां मौजूद एक कैरेक्टर पूछता है कि आखिर उन्हें यहां बुलाया क्यों गया है, क्या कोई मीटिंग होने वाली है। रिमुरु को तभी याद आता है और वो बोलता है, अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था, चलो अब ध्यान से सुनो। वो खड़ा होता है और सीरियस टोन में कहता है, ये जो मीटिंग है वो डंजन से जुड़ी हुई है। रिमुरु अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि डंजन की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। इतने दिन गुजर गए लेकिन कोई भी सेकंड फ्लोर से आगे कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, और 10th फ्लोर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। वो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या लोग वीक हैं या सिस्टम में ही कुछ कमी है? और तुम सब बताओ, हमें अब क्या करना चाहिए? सभी लोग चुपचाप सोच में डूबे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा अपना हाथ उठाता है, जिसका नाम मासाकी होता है। वो कॉन्फिडेंट तरीके से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। रिमुरु उसे एनकरेज करता है कि वो अपना प्लान शेयर करे। मसाकी बताता है कि सबसे पहले डंजन में जाने वाले लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें सिखाया जाए कि कैसे सर्वाइवल करना है, कैसे टीम वर्क करना है और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। फिर वो आगे ऐड करता है कि सिस्टम में रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए, जैसे अगर कोई फ्लोर क्लियर करता है तो उसे रिवॉर्ड मिले, मॉन्स्टर्स को डिफीट करने पर पॉइंट्स दिए जाएं और रेयर आइटम्स भी मिले, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और मोटिवेशन बना रहे। ये आइडिया सुनकर सभी को काफी सही लगता है और रिमुरु तुरंत कहता है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मसाकी यही नहीं रुकता, वो एक और सजेशन देता है। रिमुरु हंसते हुए कहता है कि ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद रिमुरु मसाकी को कुछ खास लोगों से मिलवाने का फैसला करता है।
वो उसे ले जाकर मिलवाता है वेल्डोरा से, जो डंजन का 100th फ्लोर बॉस है, और साथ ही रामिरेस से, जिसने इस पूरे डंजन को क्रिएट किया है। ये सब देखकर मसाकी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतने बड़े लेवल के बीइंग्स के सामने खड़ा है। उसके एक्सप्रेशंस ही बता देते हैं कि वो सिचुएशन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। अब सीन तेजी से बदलता है और पूरे शहर में एक बड़ी अनाउंसमेंट फैल जाती है। जो भी 50th फ्लोर क्लियर करेगा उसे हर महीने 50 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, और जो 100th फ्लोर तक पहुंच जाएगा उसे 100 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। ये सुनकर मसाकी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या ये थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं है। रिमुरु हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ये डिसीजन सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि रियलिस्टिकली कोई भी 100th फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो वहां वेल्डोरा उसका इंतजार कर रहा होगा, जिसे हराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सुनकर मसाकी भी मान जाता है कि प्लान काफी स्मार्ट है। इसके बाद सभी लोग अपने प्लान्स को लेकर डिस्कशन करते हैं, मजाक करते हैं, और माहौल काफी लाइट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस अनाउंसमेंट की खबर सिर्फ टेम्पेस्ट तक सीमित नहीं रहती, ये अलग-अलग नेशंस तक पहुंच जाती है। हर जगह लोग बात करने लगते हैं कि आखिर टेम्पेस्ट में चल क्या रहा है। कुछ लोग इसे जीनियस मूव मानते हैं तो कुछ इसे पागलपन कहते हैं। धीरे धीरे डंजन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि हर जगह से लोग टेम्पेस्ट आने लगते हैं, सिर्फ उसे एक्सप्लोर करने के लिए। और आखिर में हम रिमुरु को देखते हैं, जो शांति से बैठकर अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा हो। उधर रिमुरु के पास डियाब्लो मौजूद होता है, और वो उसे रिपोर्ट दे रहा होता है कि हाल ही में टेम्पेस्ट में बाहर से आने वाले लोगों की वजह से मार्केट काफी एक्टिव हो गई है। दुकानों की सेल्स बढ़ रही हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में भी काफी फायदा देखने को मिल रहा है। ये सुनकर रिमुरु सैटिस्फाइड नजर आता है। तभी डियाब्लो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि उसे एक जरूरी बात करनी है। रिमुरु कैजुअली जवाब देता है, हाँ बोलो, क्या बात है। डियाब्लो कहता है कि वो अपने लिए एक अप्रेंटिस रखना चाहता है, कोई ऐसा जो उसके कुछ काम संभाल सके। रिमुरु मजाक में बोलता है, क्यों, क्या मेरे साथ काम करते करते थक गए हो, अब चाय सर्व करने के लिए किसी और को रखोगे। ये सुनकर डियाब्लो तुरंत रिएक्ट करता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई और रिमुरु को सर्व करे ये वो सोच भी नहीं सकता। उसका ओवर द टॉप रिएक्शन देखकर साफ लगता है कि वो अभी भी अपने यूजुअल ड्रामेटिक अंदाज में ही है। रिमुरु हंसते हुए कहता है, ठीक है, तो तुम्हें जो चाहिए वो कर लो। डियाब्लो फिर कामली समझाता है कि वो बस अपने बाकी टास्क्स मैनेज करने के लिए किसी को रखना चाहता है। रिमुरु उसे परमिशन दे देता है और कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डियाब्लो वहां से चला जाता है। अगले सीन में रिमुरु किसी से बात कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही किसी को सीक्रेटली निगरानी करने के लिए असाइन किया हुआ है, मतलब वो हर चीज पर नजर रख रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है एक नए स्थान पर, द किंगडम ऑफ सेल्ट्रिजिया, या इसी तरह का ह्यूमन किंगडम। वहां हमें एक लड़की दिखाई देती है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ बातचीत कर रही होती है। उसका नाम मारिया बेल होता है। दोनों के बीच डिस्कशन चल रहा होता है कि आखिर एक डीमन कैसे ह्यूमन वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस जमा सकता है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। असल में ये लोग रिमुरु के खिलाफ खड़े हैं और उसे एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है रिमुरु को हराना। अंत में उसका ग्रैंडफादर कहता है, मारिया बेल, अब मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। मारिया बेल कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और इसी टेंशन भरे नोट के साथ